हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल वीएनसी पर आप सबका फिर स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हम सीखने वाले हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर गेटिंग द इंडिपेंडेंसी। तो पहले है ना, हम भारत की इकोनॉमी के फीचर्स को समझ लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी थी कैसी। अच्छा, जब मैं लिखूंगा ना तो साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, या पॉज करके वीडियो को नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आपको काफी मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो पहला फीचर इंडियन इकोनॉमी का कि ये कॉलोनियल इकोनॉमी थी। ये कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होता है? Basically, a system which refers the political and social relation between two countries in which one is ruler and another इज कॉलोनी। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री पर रूल करती है। जैसे ब्रिटिशर्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडिया पर रूल किया, सो दे बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया एंड इंडिया बिकेम व्हाट? द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर इकोनॉमी। एक ऐसा सिस्टम होता है ये जिसमें जो रूरल इकोनॉमी होती है ना, वो ना सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल करती है, instead of it determines the plan and policy of the colony economy। तो ऐसी अर्थव्यवस्था भारत की थी बिफोर गेटिंग द इंडिपेंडेंसी। दूसरा फीचर स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। यानी भारत देश एक ऐसी इकोनॉमी बन गया था जिसकी ग्रोथ रेट बहुत कम थी, जीरो थी या 0 to 1% के बीच में थी। यानी कोई भी ऐसा देश जिसकी जीडीपी में ग्रोथ नॉमिनल हो, निल हो या बहुत कम हो, तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो इंडिया को डेवलप करने का कोई इरादा नहीं था ना, वो तो इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करने आए थे। तो व्हाई दे विल इन्वेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी? ये प्रॉब्लम थी। थर्ड वन, बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड क्यों बन गई? अगेन द सेम थिंग, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी के तौर पर यूज किया। उन्होंने यहाँ के मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल हमारे पास हुआ करता था, उसको वो एक्सपोर्ट किया करते थे, फिनिश गुड्स को यहाँ पर इंपोर्ट किया करते थे, भारत की मनी का ड्रेनेज कर रहे थे और इंडियन इकोनॉमी को डिमोलिश करने पर तुले हुए थे। दैट्स व्हाई वी कैन से ऑल्सो कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड हो गई थी। जो बहुत प्रॉस्पर हुआ करता था भारत, जिसको हम सब सोने की चिड़िया कहा करते थे, मेरा भारत महान कहा करते थे। महान तो है आज भी और जिंदगी भर रहेगा, लेकिन सोने की चिड़िया को ना उन्होंने काफी बुरी तरह से व्यथित किया था। ये दुख होता है हमें। और इसके बाद सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? यानी एक ऐसा सिस्टम फ्यूडलिज्म कहलाता है जिसमें हाईएस्ट रैंकिंग पर उस देश का राजा होता है। फिर काफी सारी कैटेगरीज होती हैं जो राजा के लिए काम करते हैं, और एट द लास्ट स्टेज कल्टीवेटर्स एंड द टेनेंट्स होते हैं। तो भारत में भी एक ऐसा सिस्टम हो गया था। सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, फिर जमींदार थे, और एट द एंड जो लैंडलेस लेबर थी या कल्टीवेटर्स थे वो थे। तो इस प्रकार का सिस्टम फ्यूडलिज्म को क्रिएट कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का दौर चल रहा था। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा देश जहां पर कैपिटल गुड्स वाले ओनर्स यानी प्रोड्यूसर्स और दूसरी तरफ लेबर, दो क्लासेस बन गई थी। तो कुछ फीचर्स फ्यूडल इकोनॉमी के इंडिया में थे, जैसे टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशन, दूसरी तरफ ऑनर्स, प्रोड्यूसर्स एंड जो लेबर था उनके बीच का रिलेशन हो गया था। तो हाफ फ्यूडल था, हाफ कैपिटलिस्टिक था। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था। अब ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स हैं।
आप चाहो तो उसको नोट कर लीजिए। और इस चैप्टर को ना समझने के लिए हम इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन भी आप कह सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस चैप्टर को समझने के लिए 5 हम मेन हेड्स बनाएंगे। फर्स्ट हेड है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी इंडिपेंडेंसी से पहले भारत का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था। फिर वही तरीका कि मैं बोर्ड पे आपको एक हेडिंग लिखता हूं और समझाता हूं। सबसे पहले था जमींदारी सिस्टम, इसको ना लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जा सकता है, और इसको स्टैब्लिश किया गया 1793 में इन द ईयर। क्यों किया गया? इसका मेन मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करना फ्रॉम द इंडियन कॉलोनी। भाई ब्रिटिशर्स को अपने आप को यहां पर मजबूत करना था, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। अल्टीमेटली दे वर इन नीड ऑफ मनी। अब पैसा कहां से आएगा? तो उन्होंने ना जमींदारी सिस्टम को लॉन्च किया। इसमें क्या किया कि ब्रिटिशर्स जो ऑनर बन गए इंडिया के, एट द लास्ट कल्टीवेटर या जिन्हें टेनेंट भी कहा जा सकता है, और इन दोनों के बीच में मीडिएटर के तौर पर गांव में जमींदार को लगा दिया गया। बेसिकली दे वर वर्किंग एज द इंटरमीडियरी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द टेनेंट्स। अब होता क्या था, ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को फोर्स किया कि वी वांट अ पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट फ्रॉम यू एज रेवेन्यू विच वॉज कॉल्ड एज लगान। और ये अधिकार दे दिया, साथ में ये राइट जमींदारों को दे दिया कि यू कैन एक्सट्रैक्ट द मनी फ्रॉम द टेनेंट्स, फ्रॉम द लैंडलेस लेबर्स एज मच एज यू वांट। यानी जितना आप चाहो आप इनसे वसूलो, हमें इतना बल्कि हिस्से में देते रहो। तो जो लोग 12 महीने लगातार काम करते थे, उनको अपनी प्रोडक्शन का, अपनी क्रॉप्स का ज्यादातर हिस्सा तो फिक्स पेमेंट के तौर पर ब्रिटिशर्स को देना पड़ जाता था। उसके बाद जो बचता था काफी हद तक जमींदार ले जाते थे। तो व्हाट दे वर हैविंग वेरी लेस, सिर्फ इतना कि सेल्फ कंजम्पशन कर पाए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत दूर की बात है। तो 1793 में रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए यह सिस्टम इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लॉन्च किया था। इससे क्या हुआ? इससे इंडिया में लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए आपने साधारण बिजनेस का सिद्धांत पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे कि जब भी कोई बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो ऑनर सारे प्रॉफिट को विड्रॉ तो करता नहीं है, बल्कि उसके कुछ पार्ट को री इन्वेस्ट कर देता है, तभी तो उसके बिजनेस की एक्सपेंशंस होते हैं। तो भारत देश का विकास भी या ग्रोथ भी तब हो सकती थी जब भारत में इन्वेस्टमेंट्स हों। बट ये दोनों ब्रिटिशर्स और जमींदार कर क्या रहे थे? ये जितना प्रोडक्शन होता था उसको ले जाते थे और उसको इन्वेस्ट तो इंडिया में करते ही नहीं थे, बल्कि जो रिसोर्सेस थे उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। और जमींदार सिर्फ ब्रिटिशर्स को प्लीज करने में लगे रहते थे, और ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया की ग्रोथ के लिए सोचा नहीं, तो उन्होंने कभी भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए। और किसी भी अगर व्यापार में या किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे तो हाउ द इकोनॉमी विल ग्रो, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना। एंड द थर्ड वन इज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ये समस्या भारत के साथ रही कि लेबर के तौर पे हम बहुत ज्यादा थे, रिसोर्सेज यहाँ पर रिच थे, बट उन रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास कोई अच्छे साधन नहीं थे। द न्यू एडवांस मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी वी वर नॉट हैविंग। जैसे आजकल आप देखते हैं ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, ये सब पहले कहाँ थे? ना अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर था इंडिया में। तो टेक्निक्स की कमी के कारण, टेक्निक्स की लैकिंग के कारण ना भारत का प्रोडक्शन बड़ा कम था। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर लैंड एरिया में कम क्यों होता था? ड्यू टू दीज टू रीजंस, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे थे, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी नहीं हो रही थी, अच्छी नहीं थी। तो ड्यू टू लैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में प्रोडक्शन कम हो गया था। उसके बाद एक और बात, कमर्शियलाइजेशन
ऑफ क्रॉप्स। पहले हम यानी फार्मर्स उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे जिसकी उनको बेसिकली नीड हुआ करती थी। फूड क्रॉप्स जिसे हम कह सकते हैं ना, गेहूं, बाजरा, ज्वार, व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा। ब्रिटिशर्स ने हमें फोर्स किया कि हम ऐसी फसलों को उगाएं, ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें जिनसे ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल मिल सके, लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो एक्सेट्रा। वो इसको अपना रॉ मटेरियल मान के फॉरेन कंट्रीज में, अपने देशों में ले जाते थे और फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमारे लिए ही उसको महंगे दामों पर बेचा करते थे। तो कमर्शियलाइजेशन हो रहा था। कमर्शियलाइजेशन का मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। इन शॉर्ट लिख देता हूं, शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। ये हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था। पहला हेडिंग क्लियर हो गया। सेकंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर। उससे पहले ना चाहो तो आप इसे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आगे समझाता हूं मैं आप। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद समझते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट और ब्लीक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। देखिए, वैसे तो हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी में जो डोमिनेंस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था, बट इंस्टेड ऑफ इट कहीं ना कहीं भारत की इंडस्ट्रीज भी रेपुटेड थी। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इंडिया का मखमल का कपड़ा हुआ करता था, या भारत का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था, ये बड़ा रेपुटेड था। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और अन्य देशों में जाया करता था। ब्रिटिशर्स अपने आप को इंडिया में तभी स्टैब्लिश कर सकते थे जब इंडिया का बिजनेस खत्म हो जाए, यहाँ की इंडस्ट्रीज खत्म हो जाए। तो उन्होंने ना इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब उन्होंने सिस्टमेटिकली धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी को या इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिमोलिश करने का प्रयास किया। कैसे किया? तीन हेडिंग्स में समझते हैं। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स और हैवी ड्यूटी ऑन हैंडीक्राफ्ट। यानी इंडिया की इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए उन्होंने तीन प्रयास किए। सबसे पहले जो भारत का रॉ मटेरियल था, जब वो विदेशों में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट नहीं, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया का रॉ मटेरियल जब इंडिया से बाहर जाता था तो उस पर टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे, जिससे वो ब्रिटिशर्स को सस्ता पड़ता था, चीप रेट पर मिल जाता था। और जब वो अपनी कंट्री का फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में लेकर आया करते थे तो उस पर भी टैक्सेस नहीं थे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट था। अब उससे क्या हुआ? भारत का प्रोडक्ट हैंडमेड है, ब्रिटेन का प्रोडक्ट मशीन मेड है, मशीन मेड प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है और हैंडमेड प्रोडक्ट जो इंडिया का वो थोड़ा महंगा है। तो भारत का जो डिमांड का नेचर है ना, वो शिफ्ट होने लगा टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, वहां की तरफ प्रभावित होने लगा। और इसके साथ उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस पर। यानी भारत का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस अगर बाहर जाएगा या एक्सपोर्ट करेंगे तो हैवी ड्यूटी इंपोज कर दी। हैवी ड्यूटी इंपोज करने से हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस की डिमांड होने लगी कम। और इसके अलावा इंडिया में प्रिंसली कोर्ट्स खत्म कर दिए गए, राजा महाराजाओं के दरबार खत्म हो गए, जो अप्रेज किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे आर्टिस्ट की, अब कद्रदान भी नहीं रहे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन आर्टिस्ट को अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए ना एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट होना पड़ा। और एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी जब ज्यादा हुई, ओवरबर्डन्ड हो गया, तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट से भारत में पॉवर्टी भी इंक्रीज होना शुरू हुई। तो एक तो इस तरह से हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस को उन्होंने खत्म किया। दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी की
जो कंडीशन थी या जो ग्रोथ थी वो ना के बराबर थी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीक, मतलब बेरंग। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती हैं हैवी मशीन्स को, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करें, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, तो भारत में कैपिटल गुड्स नहीं था। और इसके अलावा हमें कंपटीशन मिल रहा था फ्रॉम मशीन प्रोडक्ट्स या मशीन मेड प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, यानी भारत के हैंडमेड प्रोडक्ट को विदेशियों के या ब्रिटिशर्स के मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन मिल रहा था, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थे, कैपिटल की कमी थी, और इन सारे कारणों से भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर डिमोलिश होता जा रहा था। हालांकि कॉटन, जूट, अदर टेक्सटाइल, शुगर मिल, कुछ इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, लेकिन जैसे 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी, लेकिन वो सब ना कुछ चुनिंदा शहरों में थे या राज्यों में थे, जैसे बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ स्टेट्स? तो ओवरऑल भारत की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, और अगर कुछ इंडस्ट्रीज थी भी तो उनकी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा कम थी या उनकी स्पीड बहुत स्लो थी। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का टॉपिक है। आई होप कि समझ में आया। अब अभी कुछ पार्ट ना इस चैप्टर का रह गया है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आई होप कि समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो फिर वही काम, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे हम।